ओके, सो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट एंड रूल्स फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेना, उसके बाद लिख लेना डेफिनेशन जो कि है सेक्शन 3 में दी गई। उसके बाद इसेंशियल कंपोनेंट्स, उसमें आएगा ऑथर, उसके बाद ट्रस्टी, फिर बेनिफिशियरी एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी। देन रूल्स फॉर क्रिएटिंग वैलिड ट्रस्ट, उसमें आते हैं 3 सर्टेनिटीज, लॉफुल पर्पस, फॉर्मेलिटीज एंड रजिस्ट्रेशंस, हु कैन क्रिएट ऑब्लिक बी अ ट्रस्टी। सो 3 सर्टेनिटीज में आते हैं सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और लॉफुल पर्पस होना ट्रस्ट का, वो सब लिख लेना। उसके बाद फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड वगैरह के बारे में, थोड़ा मूवेबल प्रॉपर्टी कैश वगैरह ज्वेलरी के बारे में लिख लेना। उसके बाद हु कैन क्रिएट बी अ ट्रस्टी में कैपेसिटी टू क्रिएट ट्रस्ट, कौन ट्रस्ट बना सकता है। उसके बाद कैपेसिटी टू बी ट्रस्टी, कौन ट्रस्टी बन सकता है। देन फिफ्थ पॉइंट लिखना, वंस ट्रस्ट इज सेटल्ड ट्रस्टी इज लीगली बाउंड टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके बाद प्रोटेक्ट टाइटल ऑफ ट्रस्ट, देन नॉट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट फॉर पर्सनल गेन। उसके बाद मेंटेन एक्यूरेट एंड क्लियर अकाउंट्स ऑफ ट्रस्ट, ये 4 ड्यूटी रहती। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 प्राइवेट ट्रस्ट के लिए है और स्टेट स्पेसिफिक ट्रस्ट एक्ट जो रहती है वो पब्लिक ट्रस्ट के लिए रहती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950 है ये। ओके, इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट लॉ। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेना ट्रस्ट के बारे में। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर आते 4 पॉइंट्स कैसी हुई डेवलपमेंट ट्रस्ट लॉ की इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले एंशियंट एंड मिडिवल रूट्स, देन आता कॉमन लॉ इन्फ्लुएंस, उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एस्टेब्लिश किया गया, एंड देन आए स्टेट स्पेसिफिक ट्रस्ट लेगिस्लेशंस। सो एंशियंट एंड मिडिवल रूट्स के अंदर थोड़ा रिलीजियस एंडोमेंट्स के बारे में लिखना, जैसे मठ्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज हो गए। देन धर्मशालास एंड चैरिटीज़ चलती थी उस ज़माने में, कंसेप्ट ऑफ धर्म ज़्यादा चलता था। देन हिंदू लॉ, इस्लामिक लॉ, फिर उसके बाद कॉमन लॉ इन्फ्लुएंस, जैसे जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस पे बेस्ड थे ब्रिटिश राज के टाइम पे, जो भी डिसीजंस वो देते थे। देन इंडियन ट्रस्ट एक्ट आया 1882 का, तो उसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, मतलब उस एक्ट के अंदर फीचर्स के अंदर डेफिनेशन आती सबसे पहले, ट्रस्ट मतलब क्या, देन क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहती ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की। उसके बाद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड रेमेडीज, एक्सटिंक्शन एंड रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, ये सब फीचर्स है उस एक्ट के, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट इलेबोरेट कर देना। देन स्टेट स्पेसिफिक ट्रस्ट लेगिस्लेशन, उसके अंदर फीचर्स क्या थे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया। देन सुपरविजन बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, उसके बाद इंक्वायरी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर देना। और लास्ट में आता है इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज, उसके बाद सोशल वेलफेयर हो सके, देन रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, उसके बाद फिड्यूशियरी अकाउंटेबिलिटी रहे, स्टेट प्लानिंग के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, एसेट प्रोटेक्शन के लिए, इक्विटेबल जस्टिस के लिए। रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज़, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ट्रस्टीज़ के बारे में। देन सर्कमस्टांसेस कौन से रहते हैं जिसके अंदर उनको रिमूव करा जाता है। सबसे पहले अगर किसी ट्रस्टी की डेथ हो जाए, उसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली अपसेंट रहे 6 मंथ के लिए इंडिया से, मतलब इंडिया के बाहर रहे 6 महीनों के लिए, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए उसके ऑफिस से, या इंडिया छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में रिसाइड हो जाए, या अनफिट या इनकैपेसिटी में आ जाए एक्ट करने की, जैसे अनसाउंड माइंड हो जाए या लुनैटिक वगैरह हो जाए, एंड मिसकंडक्ट और एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट, तो इन कंडीशंस में उसको रिमूव किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ट्रस्टी के बारे में। देन इनिशियल ट्रस्टी, तो जब भी ट्रस्ट बनती, जो सबसे पहला ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता सेटलर द्वारा, उसको इनिशियल ट्रस्टी बोलते। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय, तो कौन कौन कर सकता है नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट। सबसे पहले पर्सन नॉमिनेटेड फॉर दैट पर्पज इन ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट और डीड। दूसरा ऑथर ऑफ ट्रस्ट इफ़ ही इज़ अलाइव एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा सर्वाइविंग और कंटिन्यूस ट्रस्टी। चौथा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लास्ट सर्वाइविंग एंड कंटिन्यूइंग ट्रस्टी। पांचवा विद कंसेंट ऑफ कोर्ट बाय रिटायरिंग ट्रस्टी इफ दे ऑल रिटायर साइमल्टेनियसली। और छठवा विद कंसेंट ऑफ कोर्ट बाय लास्ट रिटायरिंग ट्रस्टी। तो ये 6 लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं नए ट्रस्टी की। देन सेवंथ अथॉरिटी आती है अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। Any beneficiary or remaining trustee can petition to principal civil court of original jurisdiction. Then court will appoint new trustee accordingly. Rules for selecting new trustee. तो जब भी नया ट्रस्टी अपॉइंट करते तो ये 4 कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ती। सबसे पहले तो सेटलर की क्या विश थी, उसके बाद बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट, देन न्यूट्रलिटी एंड विशेष ऑफ पर्सन एम्पावर्ड टू अपॉइंट न्यू ट्रस्टी, जो अपन ने ऊपर देखी अभी। वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, सो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी रहती नया ट्रस्टी अपॉइंट होने के बाद, अगर सर्वाइविंग ट्रस्टी के पास हो या फिर कंटिन्यूइंग ट्रस्टी के पास हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्टी के पास हो,
तो उनसे न्यू ट्रस्टी को जाती, या तो होल्ली जाती, पूरी जाती, या फिर जॉइंटली रहती, मतलब इनके पास भी रहती और उसके पास भी रहती, मतलब दोनों का अधिकार रहता है उस प्रॉपर्टी में। देन पावर ऑफ न्यू ट्रस्टी क्या क्या रहते, सेम पावर, ऑथोरिटी एंड डिस्क्रिशन एज ओरिजिनली नॉमिनेटेड ट्रस्टी बाय ऑथर हैव, मतलब जो नया ट्रस्टी रहता है उसके पास सेम पावर रहता, सेम ऑथोरिटी रहती है एंड सेम डिस्क्रिशन रहता जैसा कि उस ट्रस्टी के पास है जिसको ऑथर ने नॉमिनेट करा खुद होके। ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ट्रस्टी के बारे में। देन क्या क्या ड्यूटीज़ है, तो ये सेक्शन 11 से लेके 20 है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के, उसके अंदर ट्रस्टी की ड्यूटी बताई गई है। सबसे पहले आती टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट, देन आती टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ, देन प्रोटेक्ट टाइटल ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, to take care of property of trust, to conversion of perishable property, to be impartial, to prevent waste, to keep or render accounts, to invest trust money. डिसएबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ट्रस्टी के बारे में। देन कौन सी डिसएबिलिटीज़ रहती, सेक्शन 46 से लेके 54 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट अपने को बताता कि ट्रस्टी की क्या डिसएबिलिटीज़ रहती। सबसे पहले रहती कैनॉट रिनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब एक बार हाँ बोलने के बाद आप फिर मना नहीं कर सकते ट्रस्ट संभालने के लिए, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर कोर्ट परमिशन देता है तो आप रिनाउंस कर सकते, अगर बेनिफिशियरीज कंसेंट देते हैं तब आप रिनाउंस कर सकते, या फिर कोई स्पेशल पावर मेंशन है ट्रस्ट डीड के अंदर उसका इस्तेमाल करके आप रिनाउंस कर सकते। 47 बोलता है कैनॉट डिलीगेट, तो इसके भी एक्सेप्शन है। अगर ट्रस्ट डीड अलो करती तो आप डेलीगेट कर सकते, अगर वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है या डेलीगेशन नेसेसरी है, या फिर बेनिफिशियरी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो हाँ बोलता है डेलीगेशन करने के लिए तब आप डेलीगेशन कर सकते। देन को ट्रस्टीज मस्ट एक्ट जॉइंटली, देन कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, उसके बाद कैनॉट चार्ज फॉर सर्विस, तो इसके भी एक्सेप्शन है। अगर ट्रस्ट डीड अलो करती है उसके अंदर मेंशन है तो चार्ज कर सकते, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के बीच में सर्विस के लिए तब आप चार्ज कर सकते, या फिर अगर कोर्ट सैंक्शन करता है तब आप चार्ज कर सकते। देन आता कैनॉट यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ, उसके बाद कैनॉट बाय ट्रस्ट प्रॉपर्टी, देन आता मे नॉट बाय बेनिफिशियल इंटरेस्ट विदाउट परमिशन, मतलब खुद को ही प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, कांट सेल टू देम सेल्फ। एंड लास्ट आता को ट्रस्टी कैनॉट लेंड टू ईच अदर, तो ये सब डिसेबिलिटीज़ है। पावर्स ऑब्लिक राइट्स ऑफ ट्रस्टीज, सो इसके अंदर भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेना ट्रस्टी के बारे में। देन सेक्शन 36 से लेके 44 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट अपने को बताते कौन से पावर्स या फिर राइट्स है ट्रस्टी के। सबसे पहले आते जनरल पावर, उसके अंदर आता प्रोटेक्ट ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड एक्ट बेनिफिशियल फॉर बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट। देन आता पावर टू सेल इन लॉट्स, पावर टू सेल अंडर कंडीशन, पावर टू कन्वे, पावर टू वेरी इन्वेस्टमेंट, पावर टू अप्लाई प्रॉपर्टी फॉर मेंटेनेंस, power to give receipts, power to compound, settle or compromise, then power to continuing or surviving trustee। एंड उसके अंदर सस्पेंशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया कि अगर कोई डिक्री बनाई जाती है कोर्ट द्वारा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट के लिए, देन उसके अंदर सस्पेंशन ऑफ पावर्स हो सकता। रेम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टी, सो इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन लिख लेना ट्रस्टी के बारे में। देन अपन ने डिसेबिलिटी के अंदर में देखा कि ट्रस्टी चार्ज नहीं कर सकता उसकी सर्विस के लिए जो उसने ट्रस्ट को दी, बट उसका एक्सेप्शंस भी देखा था अपन ने। तो रेम्यूनरेशन का मीनिंग यही रहता है कि अगर कोई ट्रस्टी उसकी सर्विस देता है ट्रस्ट के किसी काम के अंदर तो फिर उसको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जनरल रूल ये बोलता है कि रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रहती, आप उसको गुड फेथ के अंदर करते ना कि पैसे के लिए। तो इसकी भी एक्सेप्शन है, अगर एक्सप्रेस डायरेक्शन दी गई है ट्रस्ट डीड के अंदर देन मिलना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेनिफिशियरी के साथ रेम्यूनरेशन के लिए तब मिलना चाहिए, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दी तब मिलना चाहिए, या फिर पब्लिक ऑफिसर्स या प्रोफेशनल ट्रस्टी हो तो। सो रेम्यूनरेशन अलाउड बाय कोर्ट इन केसेस ट्रस्टी रेंडर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस, ट्रस्टी इज साइलेंट, इक्विटी डिमांड्स कंपनसेशन। तो इन कंडीशन के अंदर कोर्ट अलाउ करता है रेम्यूनरेशन। उसकी लिमिटेशंस क्या है, ट्रस्टी मस्ट नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन मस्ट बी रीजनेबल, and no payment if breach of trust या act dishonestly or guilty of misconduct। तो ये उसके limitations है। Then remuneration in public trust, it often requires approval of charity commissioner, उसके बाद as fixed by scheme or trust deed, then subject to judicial scrutiny। Advantages क्या है remuneration के, सबसे पहले तो encourage करता है efficient management को, उसके बाद attract करता है professional expertise, then compensates time and effort of trustee and prevents hardship to trustee। लास्ट में डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्क ऑफ मिसयूज, उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता,
increased trust expenses, and departure from fiduciary spirit. राइट्स ऑफ बेनिफिशियरीज। सो इंट्रोडक्शन लिखना सबसे पहले बेनिफिशियरी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में थोड़ा, और ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी का क्या रोल रहता। देन सेक्शन 55 से लेके 61 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट अपने को बताते हैं कि क्या क्या अधिकार है बेनिफिशियरी के। सबसे पहला आता है राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट, उसके बाद राइट टू स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। देन आता है राइट टू फाइल सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, देन राइट टू प्रॉपर ट्रस्टी, राइट टू कंपेल एनी एक्ट रॉन्गफुल परचेज बाय ट्रस्टी, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहता है उसको। देन राइट टू स्यू ऑन थर्ड पार्टी, रॉन्गफुल एक्विजिशन बाय ट्रस्टी अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट उसका प्रोटेक्शन राइट रहता है। देन राइट इन प्लेस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी। सेस्टिक्यू ट्रस्ट, इसका मीनिंग रहता बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिशियरी को ही सेस्टिक्यू ट्रस्ट बोला जाता। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिशियल और इक्विटेबल इंटरेस्ट, इन्फोर्सिबल इन इक्विटी, लीगल वर्सेस बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एंड लास्ट में कैपेसिटी। तो राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी क्या रहते हैं अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा। राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट्स, राइट टू कंपेल ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, राइट टू स्यू ट्रस्टी, राइट टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। सो ये जो है ये ट्रस्टी की ड्यूटी है जो उसके बेनिफिशियरी के लिए उसको निभाने पड़ते हैं। तो ट्रस्टी की सबसे पहली ड्यूटी रहती है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, देन ड्यूटी टू केयर एंड प्रूडेंस, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो है वो ट्रस्टी की ड्यूटीज़ है टुवर्ड्स सेस्टिक्यू ट्रस्ट। तो इधर ट्रस्टी मेंशन करना रहेगा। टर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ट्रस्ट इज रिवोक, पर्पज ऑफ ट्रस्ट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी बिकम द सेम पर्सन। तो इन चार कंडीशन के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाता। सो सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो ये फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट लॉ है, क्योंकि ट्रस्ट बना ही जाती बेनिफिशियरी के भले के लिए। प्रोटेक्ट बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ट्रस्टी एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी ऑब्लिक ट्रस्ट। सो बहुत बार डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट करके पूछा जाता है, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी करके पूछा जाता। तो सिंपल है कि अगर ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर ट्रस्ट को कौन चलाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रस्ट भी डिस्चार्ज हो जाती फिर। सो इसका मीनिंग रहता है वैकेटिंग ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, मतलब ट्रस्टी का ऑफिस खाली करना। तो ऑफिस कैसे खाली होता, अगर उसकी डेथ हो जाती या उसके ऊपर कोई चार्जेस लगते तो उस कंडीशन में। तो ग्राउंड्स फॉर डिस्चार्ज, सबसे पहले एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाता, या फिर कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज़ बाय ट्रस्ट डीड, देन बाय कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी, बाय कोर्ट ऑर्डर, या बाय अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी। तो सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट, तो उसके कौन से टाइप्स हैं, अगर पर्पस फुलफिल हो जाए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी थी, देन पर्पस लॉ अनलॉफुल हो जाए तो फिर ट्रस्ट बंद करनी पड़ेंगी, देन इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट हो जाए, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी वो एक्ट ही करना इम्पॉसिबल होता अभी, एंड रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट हो जाए तो उस कंडीशन में ट्रस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती और डिस्चार्ज हो जाता ट्रस्टी। देन बाय अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, तो उसके अंदर अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता एज अ ट्रस्टी, वो खुद होके डिस्क्लेम करता है कि मुझे ट्रस्टी नहीं बनना, तो फिर नया ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता। अगर कोई ट्रस्टी जो ओरिजिनल या सब्सटीट्यूट किया गया हो वो मर जाता है या अब्सेंट रहता है इंडिया से 6 मंथ के पीरियड के लिए, या इंडिया छोड़ के दूसरे देश में रिसाइड हो जाता है, या डिक्लेयर्ड हो जाता है एज एन इंसॉल्वेंट, या डिज़ायर टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रस्ट, मतलब खुद होके छोड़ना चाहता ट्रस्ट को, या इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट अनफिट और पर्सनली इनकेपेबल टू एक्ट इन ट्रस्ट और एक्सेप्ट एन इनकन्सिस्टेंट ट्रस्ट। सो इस कंडीशन में नया ट्रस्टी अपॉइंट करा जा सकता, तो फिर जो पुराना ट्रस्टी था वो डिस्चार्ज हो जाता। तो ये सब वेज थे अपन ने देखे डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी के। एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, सो कब ट्रस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती तो उसके 4 ग्राउंड से। सबसे पहले अगर उसका पर्पस फुलफिल हो जाए जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई थी, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट को लागू होता। देन पर्पस बिकम अनलॉफुल, तो पर्पस कब कब अनलॉफुल होता, अगर फॉरबिडन बाय लॉ हो जाए, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉडुलेंट हो, कॉज इज इंजुरी टू पर्सन और एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इमोरल हो जाए, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, तो उस कंडीशन में पर्पस अनलॉफुल हो जाता और ट्रस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती। देन इम्पॉसिबिलिटी टू फुलफिल पर्पस, मतलब ये इम्पॉसिबल हो गया कि जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी, तो उस कंडीशन में भी वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। एंड फोर्थ आता रिवोकेशन, तो रिवोकेशन कैसे होता, अगर ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल है तो ट्रस्टेटर मतलब जिसने बनाई वो ही रिवोक कर सकता अगर वो जिंदा है तो। अगर ट्रस्ट क्रिएटेड अदरवाइज मतलब बिना विल के ट्रस्ट बनाई गई, तो उस कंडीशन में अगर सब बेनिफिशियरी कंसेंट दे रहे तो ट्रस्ट को रिवोक किया जा सकता,
या फिर ट्रस्ट डीड एक्सप्रेसली रिजर्व्स पावर ऑफ रिवोकेशन टू सेटलर, या फिर हाँ मतलब अगर ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा है कि रिवोकेशन की पावर है सेटलर के पास, तो फिर वो सेटलर उसको इस्तेमाल करके ट्रस्ट को रिवोक कर सकता। एंड थर्ड आता है ट्रस्ट फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। अगर आपने ट्रस्ट बनाई पेमेंट ऑफ डेब्ट करने के लिए, तो अगर आपने बनाई और ये कम्युनिकेट ही नहीं करी क्रेडिटर्स तक, मतलब आपने उनको बताया नहीं कि मैंने आपके पैसे फेडने के लिए एक ट्रस्ट बनाई, तो आप उसको उसको बंद कर सकते, क्योंकि आपने अभी तक उसको कम्युनिकेट नहीं करा। अगर कम्युनिकेट कर दिया तब नहीं कर सकते। सो इफ़ इट हैजेंट येट बीन कम्युनिकेटेड टू क्रेडिटर्स, तो इस 3 कंडीशन के अंदर रिवोक हो जाती ट्रस्ट, और रिवोक होना ही एक्सटिंक्शन के अंदर आता। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल रिवोकेशन आर एक्सटिंक्शन बट ऑल एक्सटिंक्शंस आर नॉट रिवोकेशन। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, उसको ही ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं और उसको ही इम्प्लाइड ट्रस्ट भी बोलते। तो सबसे पहले कैटेगरीज कौन सी रहती कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की। सो सेक्शन 81 से लेके 90 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट अपने को बताता कैटेगरीज कौन सी रहती। तो सबसे पहले अनएग्जॉस्टेड ट्रस्ट रेसिड्यू, देन ट्रांसफर टू वन फॉर कंसिडरेशन पेड बाय अनदर, उसके बाद ट्रस्ट फेल्स और इज नॉट डिक्लेयर्ड, ट्रांसफर्ड विया फ्रॉड और मिस्टेक, एडवांटेज गेन बाय फिड्यूशियरी, एडवांटेज गेन बाय क्वालिफाइड ओनर। सो कौन से नोटेबल सिनारियोज रहते हैं जिसके अंदर ये कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बन सकता है। एक तो फिड्यूशियरी एडवांटेज अगर हो तो, या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विथ नोटिस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, या परचेज बाय ट्रस्टी ऑफ बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट। सो लीगल नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्टी, constructive trustee has same duties, liabilities, disabilities as an ordinary trustee. So express trustee has duty to manage property for long term, whereas constructive trustee has duty to convey or hand over property as soon as possible. मतलब जो एक्सप्रेसली जिसको ट्रस्टी बनाया गया तो उसके पास ये ड्यूटी रहती कि उसको प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज करनी पड़ती। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्टी बन जाता कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएट होने की वजह से, उसको एज सुन एज मतलब जितने जल्दी पॉसिबल हो वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी पड़ती राइटफुल ओनर के पास। देन एक्सटिंक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, तो किस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट नहीं बनता, अगर बोनाफाइड परचेसर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस हो तो उस कंडीशन में फिर आप पे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट नहीं आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस, सो साइप्रिस का मीनिंग रहता है एज नियर एज पॉसिबल। अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट फुलफिल करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर कोर्ट इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करके उस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट बदल के देता, बट वो ऑब्जेक्ट जो रहता वो एज नियर एज पॉसिबल रहता जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे। तो मैं एक एग्जांपल देता। फॉर एग्जांपल 1990 में एक पब्लिक ट्रस्ट बनाई गई थी जिसका काम था कि जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है उसके लिए वैक्सीन बनाना। तो अभी 2026 में स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी इंडिया से इरेडिकेट हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। तो अभी उस ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया फुलफिल करना, क्योंकि अभी बीमारी नहीं बची तो वैक्सीन किसके लिए बनाएंगे वो। तो इस कंडीशन में फिर वो पब्लिक ट्रस्ट कोर्ट के पास जा सकती और कोर्ट फिर इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके उनका ऑब्जेक्ट बदल के देंगे, बट वो एज नियर एज पॉसिबल होना। जैसे उनको बोलेंगे भाई तुम लोग वैक्सीन ही बनाओ बट स्मॉल पॉक्स की जगह चिकन पॉक्स के लिए बनाओ। तो ऐसा रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस। तो एक बार पढ़ लेते। डेफिनेशन, व्हेन अ सेटलर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डिफाइंस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव that can no longer be achieved, court will not let trust fail and money go to waste. Instead, court direct the fund to be applied to another charitable object that is as near as possible to settler's original intention. तो यही है कि एक अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो अभी अचीव करना पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट फिर उस ट्रस्ट को फेल नहीं होने देगा और उसका मनी भी वेस्ट नहीं होने देगा। उसकी बजाय कोर्ट उस फंड को डायरेक्ट करेगा कोई दूसरे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में जो कि एज नियर एज पॉसिबल हो, जो सेटलर का ओरिजिनल इंटेंशन था उससे। तो व्हेन दिस डॉक्ट्रिन अप्लाई, अगर इम्पॉसिबिलिटी और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हो जाए वो ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के अंदर, जनरल चैरिटेबल इंटेंट एट सरप्लस फंड, ये 3 कंडीशन के अंदर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होती। मतलब इम्पॉसिबल हो जाए, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए वो ऑब्जेक्ट फुलफिल करना, या फिर जो भी जनरल चैरिटेबल इंटेंट था वो प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर अगर किसी ट्रस्ट के पास सरप्लस फंड बचा तो उस कंडीशन में डॉक्ट्रिन का यूज़ वो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बदल के लेने के लिए, लेकिन उसके लिमिटेशन से। प्राइवेट ट्रस्ट, नो होलसेल एक्सचेंज एंड स्पेसिफिक इंटेंट। लीगल फ्रेमवर्क, सेक्शन 92 ऑफ CPC टू सेटल स्कीम टू अल्टर ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब ये एक है। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है, इफ बिकम इनकैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट,
देन चैरिटी कमिश्नर के पास ये पावर रहती। देन इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर सरप्लस फंड बचा तो उससे रिलेटेड ये लीगल फ्रेमवर्क है 3। सो इनको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर देना। Fiduciary relation. Definition. In a trust, trustee stands in fiduciary capacity towards beneficiary. This means trustee is legally bound to act with utmost good faith, loyalty and care for benefit of another. So fiduciary relation मतलब भरोसे का रिलेशन बोलते हैं उसको, तो वो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच रहता। इसके अंदर बोला है कि ट्रस्टी लीगली बाउंड रहता है एक्ट करने के लिए विथ अटमोस्ट गुड फेथ, लॉयल्टी एंड केयर फॉर बेनिफिट ऑफ अनदर। अनदर मतलब बेनिफिशियरी। सो कोर प्रिंसिपल्स क्या है? ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो सीक्रेट प्रॉफिट्स, ड्यूटी ऑफ केयर। तो ये सभी ड्यूटीज ट्रस्टी के इन शॉर्ट बेनिफिशियरी के लिए। सो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अंडर कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। तो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट को इम्प्लाइड ट्रस्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सो एजेंट प्रिंसिपल की रिलेशनशिप फिड्यूशियरी बोलते हैं। देन पार्टनर्स को पार्टनर्स के बीच की, डायरेक्टर कंपनी शेयर होल्डर्स के बीच की, लीगल एडवाइजर क्लाइंट के बीच की, देन गार्डियन एंड वार्ड के बीच की, एंड एग्जीक्यूटिव एंड हेयर्स के बीच की। इन सब के बीच की जो रिलेशनशिप रहती है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने वाली रिलेशनशिप। रेमेडीज, अगर कोई ब्रीच करता है फिड्यूशियरी ड्यूटी का तो सबसे पहला रेमेडी रेस्टिट्यूशन, देन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। की सेक्शंस, सेक्शन 48 को ट्रस्टीज, सेक्शन 51 ट्रस्टी में नॉट चार्ज फॉर सर्विस, एंड सेक्शन 52 ट्रस्टी में नॉट बाय ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो ये सब फिड्यूशियरी रिलेशन की वजह से ट्रस्टी नहीं कर सकता। धर्मदा, इट मीन्स अ वॉलंटरी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड इन कनेक्शन विद ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन इंटेंडेड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस। मतलब ये एक वॉलंटरीली, मतलब खुद के दिया जाने वाला एक कंट्रीब्यूशन रहता जो कि चैरिटेबल रहता, और वो कलेक्ट किया जाता इन कनेक्शन विद किसी बिजनेस के साथ, किसी ट्रेड के साथ या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड। उसका इंटेंशन ये रहता कि वो फंड या जो भी कंट्रीब्यूशन है वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेल प्राइस और कंसिडरेशन। ये किसी सेल प्राइस का पार्ट नहीं रहता या किसी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं रहता, बट ये कलेक्ट किया जाता है सेपरेटली एंड वॉलंटरीली। सो इसके एसेंशियल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी इन नेम ऑफ धर्मदा, collection must be voluntary, connected with trade, business or profession, purpose must be religious or charitable, and amount must be utilized strictly for that purpose. Duties of person collecting dharmada, तो उसकी क्या ड्यूटीज रहती है? सबसे पहले हैज़ टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट, मस्ट यूज फंड्स ओनली फॉर डिक्लेयर्ड चैरिटेबल पर्पस, शुड सबमिट रिकॉर्ड टू सुपरविजन ऑफ चैरिटी कमिश्नर, शुड अवॉइड डाइवर्जन फॉर पर्सनल यूज। देन लीगल नेचर क्या रहता धर्मदा का? नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडर, creates an implied public trust, collector becomes trustee of dharmada fund, and misuse of amount may lead to breach of trust. Powers or rights of charity commissioner. सो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती, देन पावर ओवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम, उसके बाद डिसिप्लिनरी पावर्स, देन क्वासी जुडिशियल पावर, एंड लास्ट में पावर ओवर धर्मदा एंड सिमिलर फंड्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना ट्रस्ट का, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद पावर ऑफ इंस्पेक्शन, ट्रस्ट का इंस्पेक्शन वगैरह करना, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल। देन पावर ओवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम, उसके अंदर कौन सी आती है? सबसे पहले सैंक्शन फॉर लीज और सेल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, पावर टू कॉल फॉर अकाउंट एंड ऑडिट्स, पावर रिगार्डिंग एलिनेशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। डिसिप्लिनरी पावर्स, उसके अंदर आती पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, सस्पेंड और रिमूव ट्रस्टी, अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी और सरचार्ज। देन क्वासी जुडिशियल पावर के अंदर आती पावर रिगार्डिंग ग्रांटिंग लीव टू फाइल और ऑथराइज सूट्स, सेटलिंग स्कीम्स, एंड लास्ट आती पावर ओवर धर्मदा एंड सिमिलर फंड्स। तो इन सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मन से इलेबोरेट कर देना। लिमिटेशंस, पावर्स आर सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, अपील प्रोविजंस अंडर द एक्ट। ड्यूटीज ऑफ चैरिटी कमिश्नर। तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, फाइनेंशियल ओवरसाइट, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ड्यूटी। तो ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सभी अपन ट्रस्ट से रिलेटेड देख रहे हैं। देन ड्यूटी ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन के अंदर आता है एंट्री एंड इंस्पेक्शन, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल ओवरसाइट के अंदर आता है ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, सरचार्ज मतलब रिकवरी। ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अंदर प्रियर सैंक्शंस, इंजंक्शंस। एंड जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज़ के अंदर आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन,
removal of trustees and appeals. Revocation of trust. Revocation of trust means cancellation, withdrawal or termination of trust. सो उसके मोड्स कौन से रहते? रिवोकेशन बाय कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरीज, अगर सभी बेनिफिशियरीज हाँ बोल रहे होंगे रिवोकेशन के लिए तब पॉसिबल है. रिवोकेशन बाय ऑथर विथ रिजर्व पावर, ट्रस्ट फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट बट नॉट कम्युनिकेटेड टू क्रेडिटर्स. रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल, तो उसके अंदर इन सेम मैनर एज विल, मतलब विल के अंदर जो मैनर दिया होगा उस मैनर का इस्तेमाल करके. एनी टाइम बिफोर डेथ ऑफ टेस्टेटर, मतलब अगर वो जिसने ट्रस्ट बनाई अगर वो जिंदा है तो वो कभी भी उसको रिवोक कर सकता है अगर वो ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल हो तो. देन रिवोकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसके अंदर आती है अगर पर्पस फुलफिल हो जाए, पर्पस अनलॉफुल इम्पॉसिबल हो जाए, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट डिस्क्लेम कर दे, ट्रस्ट डिक्लेयर्ड हो जाए एज वॉइड और इलीगल. देन इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन. ट्रस्ट प्रॉपर्टी रिवर्ट्स टू ऑथर और लीगल हेयर्स, मतलब ऑथर के पास फिर से चली जाती है, जो लीगल हेयर्स है अगर ऑथर नहीं है जिंदा है तो उनको चली जाती. ट्रस्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशंस, अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड, देन राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज रिमेन प्रोटेक्टेड. और हाँ, ये एक पॉइंट है कि पब्लिक ट्रस्ट इरिवोकेबल रहती है. ये सब सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को अप्लाई होता है अपन ने जो अभी तक देखा. व्हाट इज चैरिटेबल ट्रस्ट? तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या रहती? A charitable trust is a public trust created for charitable purposes. Beneficiaries are indefinite or fluctuating, enforceable at instance of public or statutory authorities. मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट सबसे पहले तो पब्लिक ट्रस्ट रहती, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती. बेनिफिशियरीज इंडिफिनाइट रहते, मतलब उनको गिनते नहीं आता या फिर कम ज़्यादा होते रहते, फ्लक्चुएटिंग रहती. और वो इन्फोर्सिबल रहती पब्लिक और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ द्वारा. सो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहते? intention to create trust, trust property, charitable object, public benefit and lawful purpose. Charitable purposes under Maharashtra Public Trust Act, relief of poverty, education, medical relief, advancement of general public utility, ये सब charitable purposes के अंदर आते. Religious purposes as charitable purposes, maintenance of temple, mart or mart, मतलब एक ही है वो. Religious instruction are treated charitable when for public benefit. Validity of certain public trust. Trust for benefit of section of public, trust with mixed charitable and religious object, trust with uncertain beneficiaries, trust created by usage or customs or धर्मादार trust. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट अंदर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950. सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्या देता आपको? वो लीगल रिकॉग्निशन देता, इन्फोर्सेबिलिटी देता एंड टैक्स एक्सेम्पशंस बेनिफिट मिलते. ऑथोरिटी, कौन सी ऑथोरिटी रजिस्ट्रेशन करके देती? सबसे पहले चैरिटी कमिश्नर रहता स्टेट लेवल पर, और डिप्यूटी या असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर रहते डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन का काम करते ट्रस्ट के. सो प्रोसेस क्या रहती? सबसे पहले फाइलिंग द एप्लीकेशन. जब जैसे ही ट्रस्ट क्रिएट हो जाए उसके 3 मंथ के अंदर अंदर एज पर शेड्यूल 2 डिटेल्स रिक्वायर्ड लाइक नेम ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीज, ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी. देन डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? तो ट्रस्ट डीड, consent letter, affidavit and property documents. Public notice, if someone wants to raise objection, तो ये थर्ड स्टेप है कि पब्लिक नोटिस दी जाती है अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना हो उस ट्रस्ट से रिलेटेड. इंक्वायरी कंडक्ट होती, वेदर ट्रस्ट एग्जिस्ट एंड वो पब्लिक ट्रस्ट है कि नहीं, वेदर प्रॉपर्टी लिस्टेड एक्चुअली बिलोंग टू ट्रस्ट, वेदर स्कीम ऑफ ट्रस्ट इज लीगल. देन पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर, अगर एक बार इंक्वायरी हो जाए उसके बाद वो एंटर की जाती है ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर के अंदर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करा जाता. इट इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेसेस ऑफ करंट ट्रस्टीज, मोड ऑफ सक्सेशन, लिस्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट प्रॉपर्टीज. नेचर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी. ओरिजिन, इन medieval England common law courts were rigid and technical. People began petitioning king for mercy. Then king delegated this to Lord Chancellor. Eventually 2 parallel systems emerged: common law courts monetary damages, courts of equity specific performance and injunctions matters से डील करता था. इन 1873 ये दोनों फ्यूज़ हो गए और एक ही कोड बना इंग्लैंड के अंदर. सो क्या था, ये जो लॉ ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट है वो इंग्लैंड से चालू हुआ. तो उस समय के जो कॉमन लॉ कोड्स थे वो रिजिड थे, टेक्निकल थे, मतलब आपके प्लेन या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी थी तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते थे डायरेक्टली. तो उस कंडीशन में फिर लोग किंग के पास पिटिशन डालते थे मर्सी के लिए.
फिर किंग उसको लॉर्ड चांसलर के पास भेजता था, फिर लॉर्ड चांसलर्स ने उसको 2 पैरेलल सिस्टम में डिवाइड करके रखा था, कॉमन लॉ कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ इक्विटी। देन 1873 में वो एक ही बन गया कोर्ट इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर कॉमन लॉ कोर्ट्स मतलब जो बाकी के मैटर्स थे और जो इक्विटी से रिलेटेड मैटर थे दोनों भी सुने जाते थे। तो नेचर, सप्लीमेंट्री नेचर, डिस्क्रिशनरी, पर्सोनेम, फ्लेक्सिबल, moral and conscience based. Development, pre-British period. Ancient Indian jurisprudence emphasized धर्म, न्याय एंड फेयरनेस। मतलब प्री ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे धर्म, न्याय एंड फेयरनेस पे ज़्यादा फोकस था एंशिएंट इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ब्रिटिश पीरियड के टाइम प्रेसिडेंसी कोर्ट्स बने, चार्टर ऑफ 1726 आया, 1774 आया, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, इक्विटी बिकेम पार्ट ऑफ कोडिफाइड इंडियन लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, CPC 1908। सो इन सब के अंदर इक्विटी का कंसेप्ट आ गया अभी। सो थोड़े मैगजिम्स मेंशन कर देना, जैसे जो भी मैगजिम्स थे, ही हु फॉलोज इक्विटी, अगर उसके बाद रोल ऑफ जुडिशियरी इन डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर पार्टीज, डेवलपमेंट ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटीज एंड ग्रांट ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज। सो ये जो मैगजिम्स है वो अपन नीचे देखेंगे ही। आप थोड़े बहुत मैगजिम्स इधर इलेबोरेट कर देना इस क्वेश्चन के अंदर। इक्विटेबल रेमेडी meaning equitable remedy is not monetary remedy granted by court to prevent injustice, compel performance of obligations, restrain wrongful act, restore parties to their rightful position. तो it act in personam rather than rem। मतलब ये जो इक्विटेबल रेमेडी रहती थी वो बेस्ड थी जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस ऑफ जज, और ये कोई मॉनिटरी रेमेडी नहीं रहती थी जिसके जो दी जाती थी, मतलब ये इसलिए दी जाती थी ताकि इनजस्टिस प्रिवेंट हो सके, ऑब्लिगेशन का परफॉर्मेंस कंपल्शन किया जा सके, रिस्ट्रेन किया जा सके रॉन्गफुल एक्ट, और पार्टीज़ को उनके राइटफुल पोजीशन में रिस्टोर किया जा सके। और ये सिर्फ पर्सोनेम में काम करती थी, रेम में नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये मिलती थी रिलीफ। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिशनरी, प्रिवेंटिव, रिस्टोरेटिव, पर्सनल रिलीफ, सप्लीमेंट्री एंड गाइडेड बाय इक्विटी मैगजीन। Types of equitable relief: injunction, specific performance, rescission of contract, rectification of instrument, declaratory relief, accounting and appointment of receiver. देन थोड़ा इक्विटेबल रिलीफ इन ट्रस्ट लॉ के बारे में लिखना है, एंड लास्ट में इक्विटेबल रिलीफ अंडर इंडियन लॉ। ऐसा थोड़ा पॉइंट्स इलेबोरेट कर देना मन से। Equity will not suffer a wrong to be without remedy, meaning no wrong should go unredressed simply because it doesn't fit into rigid technicalities of existing law। ये मैगजीम ये बोलती कि कोई भी रॉन्ग को अनरिड्रेस नहीं किया जाना चाहिए बस इस रीज़न की वजह से कि वो अपने जो टेक्निकलिटीज़ है, जो लॉज है, उनके अंदर वो फिट नहीं बैठ रहा। की एलिमेंट्स: द रॉन्ग मस्ट बी जुरिडिकल, द रेमेडी मस्ट बी फिजिबल एंड गैप फिलिंग। एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ: स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन के अंदर ये मैगजीम का यूज़ किया जाता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहती है आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। सो इसकी कुछ लिमिटेशन है, एक तो स्टैट्यूटरी बार मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, देन निग्लिजेंस ऑफ पार्टी और मॉरल वर्सेस लीगल। He who seeks equity must do equity, meaning a person who asks for fair and equitable remedy must also be prepared to act fairly toward their opponent। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने एक फेयर है इक्विटेबल रेमेडी की डिमांड करता है तो फिर उसने भी प्रिपेयर रहने को ना कि जो दूसरी अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट वो फेयरली एक्ट करे, मतलब कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए वो उनके अगेंस्ट फुलफिल करे। ऐसा की एलिमेंट: फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब ये फ्यूचर कंडक्ट ऑफ प्लांटी पे बेस रहती मैक्सिम। रेसिप्रोसिटी: इफ़ यू वांट कोर्ट टू हेल्प यू देन एक्ट विथ अदर पार्टी फेयरली, मतलब अगर आप दूसरे पार्टी के साथ फेयरली एक्ट करेंगे तभी कोर्ट आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा इनका कहना है। रेसिप्रोसिटी: एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ऐसा। एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ: स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर है, सेक्शन 30-33 रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं ये मैगजीम। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 51 ओनर सीकिंग हिज लैंड मस्ट डू इक्विटी बाय पेइंग फॉर इम्प्रूवमेंट्स, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 64 एंड 65 रेस्टिट्यूशन के अंदर ये डॉक्ट्रिन यूज़ की जाती। इसके भी लिमिटेशंस है, कनेक्शन टू सूट कैनॉट ओवरराइड लॉ। He who comes into equity must come with clean hands, meaning
If you have acted dishonestly, unfairly, or illegally in the very matter you are complaining about, the court will refuse to help you even if you have technical legal right. मतलब अगर आपने खुद के डिसऑनेस्ट अनफेयर या इलीगल तरीके से एक्ट करा जो भी मैटर के लिए आप कंप्लेंट लेके आए कोर्ट के सामने, तो फिर उस कंडीशन में आप ही दोषी हो तो कोर्ट आपको मना कर देगा हेल्प करने से. एलिमेंट्स टेंट डर्ट ऑन हैंड्स मस्ट बी रिलेटेड टू इशू. हाँ, आप जो इशू कोर्ट के सामने है उससे रिलेटेड होना, वो डर्ट दूसरे इशू से होंगी तो वो इधर कंसिडर नहीं की जाती, उस इशू से रिलेटेड होना वो. देन डिनाइल ऑफ रिलीफ, एप्लीकेशन अंडर इंडियन लॉ, सेपरेशन ऑफ फैक्ट अगर कोई करता है तो ये मैक्सिमम अप्लाई होती. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन सी, सेक्शन 30 एंड 41 इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ये अप्लाई की जाती है. थोड़ा मन से इनको इलेबोरेट कर देना. इनके ऊपर स्पेशल वीडियो है, अपने चैनल पे देख लो. लिमिटेशन पब्लिक इंटरेस्ट, अनरिलेटेड मिसकंडक्ट एंड क्लीन हैंड्स. डिले डिफीट्स इक्विटी, मीनिंग a person who has legal right must assert it within reasonable time. If they sleep on their rights and allow a long period to pass, they lose the right to seek help from the court of equity. मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास लीगल अधिकार है तो उसने वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसका इस्तेमाल कर लेना. अगर वो सोता रहा उसके राइट के ऊपर और उसने बहुत ज़्यादा समय बीतने दिया तो फिर वो उसका राइट खुद होके लूज कर देगा कोर्ट की हेल्प लेने का. Why does delay defeats equity? Loss of evidence, change of position, presumption of waiver, application in Indian law, Limitation Act 1963, suit for specific performance, recovery of immovable property, discretionary relief रहती है और रीड jurisdiction के अंदर आती है. When does delay not defeat equity? अगर लीगल डिसेबिलिटी हो तो फिर वो एक्सेप्शन है, फ्रॉड किया हो एक्सेप्शन है, वो ऑनगोइंग रॉन्ग चल रहा हो तो एक्सेप्शन है, रीजनेबल कॉज हो कोई तो एक्सेप्शन है. तो ये 4 एक्सेप्शन है डिले डिफीट इक्विटी के. तो सिंपल है कि डिले क्यों डिफीट कर देता है इक्विटी को, क्योंकि बहुत साल बीतने के बाद एविडेंस गुम हो जाते, पोजीशन बदल जाती, पहले वो नौकर था अभी वो मालक बन गया. और प्रिजम्पशन ऑफ वेवर समझा जाता है कि आप इतने साल हो गए आए नहीं, मतलब आपने खुद होके एक्सेप्ट कर लिया उसको और आपने अपना राइट वेव कर दिया, ऐसा समझा जाता है. इक्वालिटी इज इक्विटी, मीनिंग इन द absence of clear legal rule or specific agreement to contrary, the court will assume that all parties involved in a common interest should share benefits and burdens equally. फॉर एग्जाम्पल एक हाथ पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर्स है और वो उनके बीच कुछ झगड़ा हो गया और वो कोर्ट के सामने गए उनका डिस्प्यूट लेके. तो उस कंडीशन में अगर उन्होंने एग्रीमेंट बना के अपना परसेंटेज नहीं लिखा होगा कि मेरा इतना परसेंटेज है उसका उतना उसका इतना, तो उस कंडीशन में फिर कोर्ट तीनों को इक्वली समझेगा और फिर 33.33% सबका इक्वल शेयर मानेगा. तो ऐसा ये डॉक्ट्रिन बोलती, इक्वालिटी इज इक्विटी. एलिमेंट प्रोपोर्शनैलिटी, रिमूवल ऑफ एडवांटेज, एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के अंदर यूज़ की जाती है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, जॉइंट परचेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, कंट्रीब्यूशन बिटवीन को श्योरिटीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एंड इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप के टाइम भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होती. की सिचुएशंस वेयर इक्वालिटी गवर्न्स, इक्वालिटी ऑफ रिडेम्पशन, अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. इसकी लिमिटेशंस है कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट एंड लीगल प्रियोरिटी. Delegates non-potest delegator, meaning when a person principal grants power or authority to another person, the delegate, they usually do so because they trust that specific person's judgment, skill or integrity. Under this maxim, delegate is not allowed to pass that power on to third party, a sub-delegate, unless they have been expressly authorized to do so. मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है उसका काम करने के लिए तो उसका भरोसा रहता है उस व्यक्ति पे, तो उस व्यक्ति ने किसी तीसरे बंदे को अपॉइंट नहीं करने को ना वो काम शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जो पहले वाला था उसने उस पर भरोसा डाल के वो काम उसको सौंपा था ऐसा. सो इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर कोई ऑलरेडी अपॉइंटेड हो, सब डेलीगेट हो, तो वो सब डेलीगेशन नहीं कर सकता ऐसा. प्रिंसिपल, इक्विटी कनेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन, एप्लीकेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस के अंदर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसको ही बोल. एक्सेप्शन, मिनिस्ट्रियल एक्ट, ट्रेड कस्टम, नेचर ऑफ पावर, एक्सप्रेस इम्प्लाइड परमिशन,
तो ये सब एक्सेप्शंस है। और ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट डीड एक्सप्रेसली अलाउ, इट इज़ इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बेनिफिशियरी कंसेंट टू लिटिगेशन। सो ये एक्सेप्शन है इस मैक्सिम के। ये ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले पार्टीज। ट्रस्ट के अंदर 3 पार्टीज रहती, ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 रहती, प्रपोजर, एक्सेप्टर। इसके अंदर कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं रहता ट्रस्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेसेसरी रहता। इधर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन एंड ट्रस्ट ये इसेंशियल एलिमेंट है ट्रस्ट के लिए, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इधर राइट इन रेम क्रिएट होता ट्रस्ट के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट इन पर्सोनेम क्रिएट होता। बेनिफिट इधर सिर्फ बेनिफिशियरी को मिलते ट्रस्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज को मिलते। ट्रस्ट के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। प्रॉपर्टी, सॉरी ये इधर कन्फ्यूजन मत करना, ट्रस्ट के लिए स्टेट स्पेसिफिक एक्ट एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एक एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर्टी तो ये उल्टा हो गया थोड़ा, मस्ट इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्ट के अंदर ये इधर आता और ये इधर है। ट्रस्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होना, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेसेसरी नहीं है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व होना। रिवोकेशन, पब्लिक ट्रस्ट जनरली इरिवोकेबल रहते अनलेस ट्रस्ट डीड स्पेसिफिकली अलाउज इट, कैन बी टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट और ब्रिज, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ट्रस्ट लॉ के अंदर के। सेक्शन 3 ट्रस्ट के बारे में बताता। सेक्शन 73 से लेके 76 एक्सप्लेन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 11 से लेके 20 एक्सप्लेन ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 36 से लेके 45 एक्सप्लेन पावर्स ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 46 से लेके 54 एक्सप्लेन डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 55 से लेके 67 एक्सप्लेन राइट ऑफ बेनिफिशियरी। सेक्शन 70 सर्कमस्टांसेस इन विच ऑफिस ऑफ ट्रस्टी इज वैकेटेड। सेक्शन 71 ग्राउंड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 77 से लेके 79 प्रोविजन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 80 से लेके 96 कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, ऑब्लिगेशंस इन नेचर ऑफ ट्रस्ट, और उसको ही इम्प्लाइड ट्रस्ट बोला जाता। तो ये सब लोग, ये जो सब है ये आते इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, जो अभी तक देखे अपन ने। सेक्शन 3 से लेके ये सेक्शन 96 से इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है। ये नीचे एमपीटी जो लिखा है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 55 डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रिस। सेक्शन 54 धर्मदा। देन सेक्शन 78 रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, हाँ ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है सेक्शन 78। देन सेक्शन 79 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल। देन ये फिर से महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन बताता। सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, एंड सेक्शन 69 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ चैरिटी कमिश्नर।